हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ एक स्टोरी। एक लो पॉइंट के लिए मैंने एक स्टोरी तैयार की है और वो स्टोरी के माध्यम से जो है ना मैं अपनी एक बात बताना चाहती हूँ जो कि एग्रीमेंट के बारे में है। कई बार यह देखा जाता है कि जब दो पार्टियों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है और उसके बाद अगर एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो सामने वाली पार्टी को बड़ी दिक्कत फेस होती है। और इसी के समाधान के लिए मैंने जो है ना एक स्टोरी के माध्यम से आपको इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो मेरी जो है ना स्टोरी ये है कि एक बार मगन और सुरेश नाम के दो दोस्त थे और दोनों के अंदर गहरी दोस्ती थी। जो मगन जो था उसके बच्चे बड़े हो गए थे, उसके दो बेटे और एक बिटिया थी, और जो सुरेश था उसके बेटे अभी छोटे थे। तो सुरेश जो है ना शहर में नया नया आया था, किराए के मकान पे रहता था। और मगन जो है ना उसके बच्चे शादी के लायक हो गए थे, उसे अपनी बिटिया का विवाह करना था, इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो मगन ने सुरेश से कहा कि मैं जो है ना अपना एक प्लॉट है उसको बेचना चाहता हूँ, अगर कोई ख़रीदार तुम्हारी नज़र में हो तो तुम बता सकते हो। तो सुरेश ने कहा कि मुझे भी जो है ना अपना घर बनाना है, एक प्लॉट ख़रीदना है, इसलिए ये प्लॉट जो है ना मैं ले लेता हूँ। तो दोनों के बीच में 10 लाख रुपए में टोटल प्लॉट की बात हो गई और दोनों ने जाके कोर्ट से जो है ना अपना एक एग्रीमेंट बनवा लिया कि 2 महीने के बाद रजिस्ट्री करवा देंगे। और इसकी एवज में सुरेश ने 8 लाख रुपए पे कर दिए। टोटल 10 लाख रुपए के दोनों के बीच में बात हुई थी, तो उसके 2 लाख रुपए पेंडिंग रह गए। इसके बाद मगन ने अपनी बिटिया की शादी कर ली, बट अचानक शादी के कुछ दिनों के बाद ही मगन की अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद सुरेश को बड़ा झटका लगा, उसे लगा कि मैंने तो एक एग्रीमेंट भी इससे के साथ करवाया था, अब उसका क्या होगा। वो जो है ना शोक समझ परिवार के पास जाने लगा और सारा परिवार जो है ना शोक में डूबा हुआ था। इसलिए जो है ना सुरेश भी चुप रहा, वो भी उनको कुछ नहीं कह सका। कुछ दिनों के बाद जब महीना 1.5 महीना गुजर गया और जब उसकी रजिस्ट्री की तारीख नज़दीक आई तो उसने एक दिन हिम्मत करके मगन के परिवार वालों से जाके बात की कि आपके पिता ने जो है ना एक प्लॉट सुरेश ने मगन के परिवार के साथ आके बातचीत की कि आपके पिता ने मेरे साथ एक प्लॉट का एग्रीमेंट किया था और उसकी रजिस्ट्री की तारीख भी जो है ना नज़दीक ही आने वाली है, इसलिए जो आप लोग वो रजिस्ट्री मेरे नाम करवा दें। तो उसके परिवार वालों ने साफ साफ मना कर दिया। दोनों बेटों ने कहा कि हमारे पिता ने आपके साथ कभी कोई ऐसा एग्रीमेंट या इकरारनामा नहीं किया था और ना ही कभी हमारे पिता ने इस बारे में हमें कुछ बताया, तो इसलिए जो है ना उन्होंने इनकार कर दिया कि यह प्लॉट आपका, इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही वो घर से निकल रहा था तो उसे रास्ते में उन्हीं का एक पड़ोसी मिल गया मगन का। तो उसने उसको अपनी सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरा दोस्त था और उसने मेरे नाम एक इकरारनामा किया हुआ था, बट उसके बच्चों ने जो है ना अब मना कर दिया है। तो पड़ोसी ने बताया कि उसके छोटे बेटे ने वो प्लॉट किसी और को बेच दिया है। यह सुन के उसको और भी ज़्यादा धक्का लगा और वह अपने डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में वकील के पास गया। तो वकील ने जब उसके सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट चेक किए तो वकील ने 3-4 पॉइंट उसके अंदर से नोट किए। पहला तो ये था कि वो एक प्रॉपर स्टाम्प पेपर पे नहीं लिखा गया था। दूसरा ये था कि वो नोटराइज था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं था। तो इसलिए जो है ना वकील ने कहा कि सबसे पहले आप तहसीलदार के पास जाके इसके ऊपर प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी जितनी लगनी हो प्रॉपर्टी पे उसका उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और उसी के हिसाब से जो है ना पे किया जाता है। तो यह आप बाद में भी करवा सकते हो। इसलिए उसने कहा कि अब आप एक एप्लीकेशन लिख के तहसीलदार से इसको पहले प्रॉपर स्टाम्प पे करवाएं और इसके साथ साथ इसका पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। तो ऐसा सुरेश ने ऐसा ही किया और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया। उसके बाद वकील साहब ने उसके लीगल सहायक को सभी को जो है ना नोटिस दिया कि आप ये प्लॉट आपके पिता ने मेरे क्लाइंट के नाम एग्रीमेंट करवाया था और आप लोग आओ और इसकी रजिस्ट्री करवा दो। तो इसके अंदर जो ना उसकी प्लॉट 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, 2 हिस्से बेटों के, एक बिटिया का और एक उसकी वाइफ का यानी पत्नी का। नोटिस देने के बाद तमाम दस्तावेजों के साथ
तमाम दस्तावेज़ों के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ एक्ट का केस वकील ने दायर किया और उसके साथ साथ जो उसके छोटे बेटे ने प्लॉट किसी और को सेल कर दिया था वो भी साथ के साथ जो है ना चैलेंज किया। उसके बाद जो उनका जवाब आया उसमें उन्होंने साइन होने से मना कर दिया और इकरारनामा बाबत भी मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई वादी की तरफ से कि इनसे जो ना इसके पिता के कोई स्टाम्प्ड साइन मंगवाए जाएं। इसके बाद कोई या तो वो कोई बैंक के हों या किसी राशन कार्ड के या किसी ऐसी जगह के जो पहले कोई रजिस्ट्री करवाई हो वो ऐसे साइन मंगवाने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने जो है ना उनको साइन जमा करवाने के आदेश दिए और इसके बाद कोर्ट ने पूरे केस के अंदर यह देखा कि जो रजिस्ट्री उसके बेटे ने किसी और के नाम प्लॉट किया था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और कोर्ट ने सुरेश के नाम रजिस्ट्री करवाने के आदेश पारित किए। तो इसके अंदर देखने वाली चीज़ें 3-4 यह थी कि इंसान मर जाने के बाद भी ज़मीन कभी नहीं मरती। अगर किसी ने किसी व्यक्ति के साथ इकरारनामा किया है और उसकी दुर्भाग्यवश किसी हादसे में या किसी और वजह से उसकी डेथ हो गई है तो घबराने वाली बात नहीं। जो ज़मीन जिसको जाएगी उसके लीगल हायर्स को उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि वो जो है ना उसकी रजिस्ट्री उसके नाम करवा दें। तो इसके अंदर 3-4 बातें देखने वाली बस यही थी कि एक तो जब भी आप इकरारनामा कराएं वो प्रॉपर स्टाम्प पे करवाएं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। दूसरा ये है कि अगर कोई ज़मीन इस बीच बेच भी देता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वो पहले वाली जो रजिस्ट्री किसी और के नाम होगी वो कैंसिल हो जाएगी। जिस दिन आपका इकरारनामा उसके साथ तो हो गया था ज़मीन जो है ना आप दोनों के बीच में, उसी दिन ज़मीन पर आपका अधिकार डिसाइड हो गया था और उसमें जो जितने पैसे पेंडिंग रहते थे उसके वो कोर्ट ने जो है ना जमा करवाए और इस तरह से उसको उसका प्लॉट मिल गया। हैव ए नाइस डे।